जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति और वेरिएशन का मतलब होता है जिस वंश में कुछ विशेषता या कुछ अलग घटना हो जाती है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। मतलब कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि जेनेटिक के जो फादर हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, मैं शुरू करती हूँ क्लास चैप्टर प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें पहले जो है उसका क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक। मैं यहाँ लिख देती हूँ फादर ऑफ जेनेटिक। फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। यस, ये वही जॉन मेंडल है जिन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर अपना जो परीक्षण है वो किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब बात आती है कि जो जेनेटिक टर्म है वो किसने दिया था। तो जेनेटिक टर्म किसने दिया था, यस, जेनेटिक टर्म दिया था विलियम वेटसन ने। किसने, विलियम वेटसन ने। गिव द टर्म ऑफ जेनेटिक किसने दिया था, विलियम वेटसन। ठीक है, ये याद रखना कि जो टर्म था जेनेटिक्स का वो किसने दिया था, वो अलग साइंटिस्ट ने दिया था, जबकि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है, अलग साइंटिस्ट है। ठीक है, अब शुरू करते हैं मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से तो यहाँ लिख देती हूँ मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या होता है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे तो उन्होंने क्या किया था, जो गार्डन भी होती है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पाइजन सटाइवम। इस पर अपने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसी पर अपना एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले ये मंथ में कम से कम 2-3 महीने में हो जाती है। ठीक है, ये साल में 2-3 महीने में ये हो जाती है और बहुत सारे बीज देती है। और इसके वेरिएशन मतलब इसमें अलग अलग टाइप के फूल्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, वेरिएशंस आ जाते हैं, या फिर मतलब इनको बोलते हुए इसमें पॉड बनती हैं। ऊपर से बात है कि ये आसानी से ग्रो कर जाती है, गार्डन पी। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यस, इसका बायोलॉजिकल नेम है पाइजम सटाइवम। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेंडल का इनहेरिटेंस नियम किस पे था, मेंडल कंडक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पी। तो मेंडल conducting high hybridization experiment गार्डन। ठीक है, गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट शो किया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इन्होंने कब तक शो किया था, इन्होंने किया था कम से कम 7 साल लगे थे इनको पूरे जो एक्सपेरिमेंट था उसे करने के लिए। इनमें कितना समय लिया था, यस, 7 साल का समय लिया था इन्होंने। 7 साल में कि 1856 से इन्होंने 1863 से
63 का समय लिया था, ये याद रखना। ठीक है, अब बात आती है आगे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन कैरेक्टर इन द गार्डन पी प्लांट द वी मैनिफेस्टेशन ऑफ द टू अपोजिट ट्रेड्स। इन्होंने अपोजिट ट्रेड्स लिए थे। इन्होंने क्या किया था, अपोजिट ट्रेड्स लिए थे, जैसे कि टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट। ठीक है, ये याद रखना, टॉल प्लांट और क्या, ड्रॉप प्लांट। आया समझ में। और इसमें लिया था एक येलो और ग्रीन सीड, येलो एंड ग्रीन सीड, ये भी इन्होंने क्या लिया था, अपोजिट ट्रेड्स लिए थे। ठीक है, ये जरूर याद रखना, इन्होंने क्या किया था, अपोजिट ट्रेड्स लिए थे। अब बात आती है आगे। तो मेंडल ने क्या किया था, इनका क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया था, क्योंकि पी में सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन किया था, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉल्यूशन लिखती है, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन किया था, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी किया था, ये भी याद रखना। तो उन्होंने जो अपने पूरे कैरेक्टर्स थे, इन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, इन्होंने पूरे जो पी का प्लांट है उसमें कम से कम पूरे 7 कैरेक्टर्स लिए थे, अपोजिट कैरेक्टर्स 7 के पेयर्स में थे, ये याद रखना। इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, और पूरी जो उनके जो कैरेक्टर हैं या उनके जो हाँ कैरेक्टर हैं, वो क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को नीट के एग्जाम में बाकायदा अच्छे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको हर बात को, हर कैरेक्टर को याद होना चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आप याद कर लेना। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ गया, पल्ला पड़ गई होगी। ठीक है, अब आगे जाते हैं, क्या होगा, पल्ला पड़ गई होगी। अब आगे जाते हैं। अब बात आती है, मैं 7 कैरेक्टर्स की डिफरेंट बात करूँ कि कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर धीरे धीरे आप मुझे बताइए कि कौन कौन से कैरेक्टर के अपोजिट में कौन कौन से कैरेक्टर है, और किस कैरेक्टर के बाद कौन सा कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, कैरेक्टर स्टडी ऑफ मेंडल। ठीक है, कैरेक्टर स्टडी ऑफ मेंडल। अब इसमें आता है स्टडी ऑफ मेंडल। फर्स्ट कैरेक्टर क्या था इनका, फर्स्ट ट्रेड क्या था, ये प्लांट हाइट। सबसे पहले इसमें क्या लिया था, इन्होंने अपने प्लांट्स की हाइट ली थी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सबसे पहले ली थी इन्होंने प्लांट HI, प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट में इन्होंने जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब होता है, जो डोमिनेंट मतलब कोई कैरेक्टर होता है जो अपने रिसेसिव मतलब जो अपने कमज़ोर वाले को दबा देता है, तथा जो अच्छा वाला होता है उसे बाहर निकाल देता है, जो कैरेक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, डोमिनेंट करता है। जैसे कि रेड और वाइट कलर है। अब रेड और वाइट कलर में से आपको पता होगा कि रेड कलर क्या होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसलिए क्या होता है, रेड कलर डोमिनेंट हो गया। और वाइट कलर होता है वो दब जाता है कभी भी रेड कलर के पीछे, इसलिए क्या होता है, वाइट कलर जो हो गया वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। ये बात याद रखना कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे पहचानते हैं, ये एक समझने का मुद्दा है कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर कैसे होते हैं। कोई चीज़ जैसे हाइट हुई, हाइट में लंबी हाइट होगी डोमिनेंट, और जो ठिंगी हाइट होगी मतलब ड्रॉप छोटी छोटी, तो वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। ठीक है, हाइट का दिया था, तो डोमिनेंट हाइट क्या होगी, डोमिनेंट, या लिख लो
मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एनसीईआरटी बुक में से चीज़ों को देख लेती हूँ, तो इसमें ज़्यादा वो मत सोचना। डोमिनेंट, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या होती है? टॉल। मैंने अभी बताया डोमिनेंट क्या हो गई? टॉल हो गई, इसको टी से लिख देंगे। और रिसेसिव क्या होगी? ड्रॉप, डॉल। ड्रॉप को क्या लिखेंगे? स्मॉल टी से, ठीक है। अब दूसरी जो कैरेक्टर है वो क्या है? फ्लावर पोजीशन। दूसरा कैरेक्टर क्या है? फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी और टर्मिनली, एक्सिलरी और टर्मिनली। एक्सिल मतलब यहाँ पे होता है, एक्सिलरी, और टर्मिनली क्या होता है? यहाँ पे होता है, ठीक है। ये याद रखना है, ये एक्सिलरी होता है, ये टर्मिनली होता है। तो आपको पता होगा कि जो एक्सिलरी होता है वो क्या होता है? वो होता है डोमिनेंट फेस होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सिलरी, एक्सिलरी, एक्सिलरी। और ये होता है कि टर्मिनली, टर्मिनली, ठीक है। टर्मिनल या टर्मिनली। तो पहले ऐसे किसी तरह से इसे बड़ी कैपिटल है और इसे स्मॉल है, ठीक है। अब आता है पॉड कलर। पॉड मतलब होता है फली, और कलर मतलब होता है रंग, फली का रंग। पॉड कलर, पॉड कलर कैसा होता है? डोमिनेंट में पॉड कलर होता है ग्रीन, मतलब जो फली होती है उसे ग्रीन होना डोमिनेंट शो कराता है। और इसका क्या होगा? येलो। ये याद रखना कि पॉड कलर और सीड कलर में कभी भी कंफ्यूज मत होना। सीड कलर इसके अपोजिट होता है, पॉड कलर इस सीड के अपोजिट होता है, ठीक है। आप पॉड को याद रखना कि जो मटर होती है, तो मटर को हम कैसे मटर खाना पसंद करते हैं? हरी या फिर येलो, तो ग्रीन हम खाना पसंद करते हैं, इसलिए पॉड का जो डोमिनेंट फेस है वो क्या होगा? यस, क्या होगा? ग्रीन होगा। तो ग्रीन को मैं लिख देती हूँ कैपिटल जी, और येलो को मैं लिख देती हूँ स्मॉल जी। फोर्थ कैरेक्टर में क्या आता है? पॉट का जो शेप होता है, पॉट शेप, ठीक है। ये याद रखना, पॉट का शेप। पॉट का शेप इसमें क्या होता है? पॉट का जो शेप होता है डोमिनेंट फेस में क्या होता है? फुल शेप होता है। फुल मतलब एकदम फूला हुआ। जो जो मटर बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है, वही उसका डोमिनेंट फेस होता है, मतलब फुल शेप, ठीक है। और इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा सी सिकुड़ी हुई, जो अच्छी नहीं लगती है, कड़वी कड़वी सी लगती है, वो ही कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब आता है फिफ्थ कैरेक्टर में क्या आता है? फ्लावर कलर। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर का सबको पता होगा। फ्लावर कलर जो वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर जो एकदम 100 के नोट के जैसा होता है एकदम, वो कैसे कलर होता है? डोमिनेंट कलर होता है। 100 का नोट डोमिनेंट होता है, ठीक है। ये याद रखना कि 100 का नोट होता है वो कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। जबकि वाइट कलर होता है वो कैसा होता है? रिसेसिव होता है। और सिक्स पे क्या आता है? 6 पे आता है सीड शेप, सीड शेप। अब सीड सबको मालूम है, सीड कैसा होना चाहिए? सीड गोल होना चाहिए, तो सीप हो गए यहाँ पे राउंड, और यहाँ पे कैसे होंगे? रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब सिकुड़े हुए, रिंकल्ड, रिंकल्ड, ठीक है। 7th और लास्ट कैरेक्टर में क्या आएगा? सीड कलर। सीड कलर मैंने बोला था, सीड कलर बिल्कुल अपोजिट होगा उसके पॉट कलर के। तो क्या होगा? ये होगा येलो। डोमिनेंट में क्या आएगा? येलो। रिसेसिव में क्या आएगा? ग्रीन। दिख रहा है? ग्रीन, ठीक है। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आगे पढ़ाती हूँ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि जैसे कि जो एलील होते हैं, एलील क्या होते हैं? जैसे कि कैपिटल एलील का मैं बताती हूँ अभी।
ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी जगह एलिल लिखा होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एलिल क्या होते हैं। तो एलिल मैं यहाँ लिख देती हूँ, एलिल वो समझा भी दूंगी कैसे होते हैं। एलिल्स एलिल्स होते हैं जैसे कि ये क्या होगा, दोनों टॉल होगा, और ये एक जीन है, ये क्या है, एक जीन है। लेकिन इस एक जीन के अंदर जीने लिखा है क्या, ऐसे लिखा था, सही लिखा है, एक जीन दिख रहा है, हाँ एक जीन है। तो एक जीन के अंदर दो एलील है। एलील क्या होते हैं, जो डिफरेंट चीज होती है, उस मतलब जो जीन के जोड़े में होते हैं उन एक ही कर दो, ये होते हैं एलील। ये याद रखना कि एलील क्या होते हैं, जो अलग अलग होते हैं उन्हें एलील बोला जाता है। जोड़े की जो चीज़ अलग कर दो उन्हें एलील बोला जाता है, ठीक है। अब आया एलील। एलील में लिखती हूँ, दीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन, दीज आर the slightly different from also ठीक है, ये हो गया एलील। अब आते हैं अब आते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, जिसमें दो सेम एलील होते हैं, जिसमें दो सेम एलील होते हैं, याद रखना। जैसे कि इसमें क्या होते हैं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। द ऑर्गेनिज्म हैविंग आइडेंटिकल एलील और फैक्टर ऑफ द कैरेक्टर कॉल्ड द होमोजाइगस। मैं बोल रही हूँ सेम एलील होते हैं, क्या होते हैं, सेम एलील्स होते हैं। जैसे कि टी स्मॉल टी, तो ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अब आता है हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, इसमें डिफरेंट एलील होते हैं, जैसी बात है हेट्रोजाइगस डिफरेंट एलील। जैसे कि टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आता है डोमिनेंट तो आपको सबको मालूम है डोमिनेंट क्या चीज़ होती है, जो कैरेक्टर शो करता है वो डोमिनेंट होता है, जो दूसरे कैरेक्टर के सामने दब जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव। जो कैरेक्टर शो करता है, इसमें क्या लिखा है, one of the pair allele it express itself the parent homozygous heterozygous stage of the height, मतलब जो शो करता है, ये याद रखना। और रिसेसिव में क्या होता है, शो नहीं करता। ये मैं सिर्फ मुखा समझा देती हूँ, आपको उसमें समझ में आना चाहिए। रिसेसिव तो डोमिनेंट क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर जैसे कि इस किसी में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप जैसे कि इसमें जीन कैसे है, और फिनोटाइप वो बाहर से कैसा दिखता है, फिजिकली कैसे दिखता है। जैसे कि स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब इसमें क्या देखिए कैसे दिखेगा, ये लॉन्ग है, ये डॉर्क, ठीक है। अब लॉन्ग में और डॉर्क में कैसा दिखेगा, इसमें अगर लॉन्ग और डॉर्क दोनों होंगे तो ये लॉन्ग दिखेगा। तो ये सिर्फ फिनोटाइपिक कंडीशन कैसी होगी, लॉन्ग होगी। लेकिन इसकी जो जीनोटाइपिक कंडीशन कैसी होगी, अलग अलग होगी। आया समझ में। जैसे कि ये दो चीज़ मैंने ले ली कैरेक्टर्स में, अब इसमें फिनोटाइपिक में फिजिकल कैसे दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो फिनोटाइपिक कंडीशन तो दिख रही है, नहीं दिख रही है। फिनोटाइपिक कंडीशन क्या होगी, इसमें नहीं दिखेगी, जबकि जीनोटाइपिक कंडीशन दोनों में अलग अलग है, ये याद रखना। अब डोमिनेंट किस में, इसमें डोमिनेंट दिखेगा, क्योंकि इस कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, जो स्मॉल टी को क्या कर देगा, दबा देगा। जबकि रिसेसिव क्या है, जो डोमिनेंट में दिखता नहीं है, जो डोमिनेंट फेस में नहीं दिखता, उसे क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। तो यहाँ तक की बात क्या हो गई हो कि समझ में आ गई हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट दिस वीडियो। और अगले टॉपिक में मैंने को क्या समझाना है ये आप मुझे बता देना, मैं पूरे टॉपिक का वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।
वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये चीज़ें मिस ना हो जाए। और जो 12th वाले हैं उन्हें तो ज़रूर शेयर करते रहें क्योंकि 12th वालों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो थैंक यू सो मच।